फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम चिन्ह से संबंधित एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने 6 जो थे प्रमुख जो चिन्ह थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे 7वां, और 7वां आता है फ्रेंड्स कोष्टक। ठीक है, कोष्टक का सबसे पहले सिंबल देखते हैं कि कोष्टक का सिंबल कैसा होता है। तो यहाँ पर ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है वो है किसका? कोष्टक का। तो आपको जो कोष्टक में दिखाई दे रहा है ये जो सिंबल है वो किसका है? कोष्टक का चिन्ह है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है ब्रैकेट, यानी अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो कोष्टक को अंग्रेजी में ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम कि जो कोष्टक है उस कोष्टक का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है। यानी कोई भी वाक्य है, उन वाक्य के बीच में आए जो भी शब्द हैं या जो भी पद हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही किसका उपयोग किया जाएगा? कोष्टक का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण आता है उच्चारण, जीभ एवं कंठ से होता है। अब यहाँ पे देखिए, उच्चारण जो है, उच्चारण का मतलब समझ में नहीं आया तो इसको खोल के बता दिया कि उच्चारण का मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पे जो शब्द था, इस शब्द को यहाँ कोष्टक में खोल करके बता दिया। ठीक है, यानी उच्चारण का मतलब होता है बोलना, जीभ एवं कंठ से होता है। कहने में भी यह है कि कोष्टक का उपयोग कोई भी पद हो या कोई भी शब्द हो, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते कि उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती, क्योंकि सुनने में अटपटा लगता, थोड़ा समझ में भी नहीं आता, इसलिए इसको कोष्टक में खोल के बता दिया कि उच्चारण का मतलब होता है बोलना, कि उच्चारण बोलना जीभ और कंठ से होता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। कोकिला का मतलब समझ नहीं है भाई, कोकिला का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ कोष्टक में इसको खोल के समझा दिया, कोकिला का मतलब होता है मीठा गाने वाली। अब समझ में आ जाएगा कि लता मंगेशकर भारत की कोकिला यानी कि मीठा गाने वाली है। तो कुल मिलाकर के कोष्टक शब्द का जो उपयोग किया जाएगा या कोष्टक चिन्ह का जो उपयोग किया जाएगा वो वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही कोष्टक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी लेखनी है उस लेखनी में काफ़ी मात्रा में सुधार होगा, यानी कि आप चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाओगे कि कौन से चिन्ह का उपयोग कहाँ करेंगे। मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोष्टक जो शब्द है, कोष्टक शब्द समझ में आ गया होगा, यानी कोष्टक जो चिन्ह है वो कोष्टक चिन्ह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम योजक चिन्ह की। ठीक है, योजक चिन्ह का आप चिन्ह देख सकते हो, किस तरह का इनका चिन्ह आता है, लगाते हैं ना बीच में से डेश सा, तो वो हो गया इसका योजक चिन्ह का। अब बात करेंगे योजक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो अंग्रेजी में बोला जाता है हाइफेन के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? योजक चिन्ह को। और योजक चिन्ह का इस तरह का होता है सिंबल। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो योजक चिन्ह है उस योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो योजक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा दो वाक्यों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी दो वाक्यों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भाई, कोई भी दो शब्द है, उन दो शब्दों को परस्पर आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, या फिर उनमें संबंध स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो वो किया जाएगा योजक चिन्ह का। ठीक है, और इस तरह का इसका सिंबल होता है किसका? योजक चिन्ह का। अब इसको हम उदाहरण की मदद से समझते हैं कि योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाएगा। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, जीवन में सुख दुख चलता ही रहता है। यानी जीवन में जो सुख दुख है वो चलता ही रहता है। अब यहाँ पे सुख है और दूसरा कौन सा है? दुख है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? ये चिन्ह कर रहा है। यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह का। ठीक है, तो जीवन में सुख और दुख, इन सुख और दुख को जोड़ने का जो काम कर रहा है आपस में दोनों शब्दों को, वो कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है योजक चिन्ह। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा।
दूसरा है व्यापार में लाभ हानि होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द है, एक है लाभ, दूसरा है हानि। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे देखो निशान दिखाई दे रहा है रेड पेन का, तो ये है योजक चिन्ह, ठीक है। तो लाभ और हानि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये योजक चिन्ह, ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्यापार में लाभ और हानि होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के इसमें ये याद रखना है योजक चिन्ह में कि योजक चिन्ह का उपयोग जो किया जाता है वो योजक चिन्ह का उपयोग मुख्य रूप से दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए या फिर उन दो शब्दों को आपस में जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से योजक चिन्ह भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लाघव चिन्ह, ठीक है। अब लाघव चिन्ह का सिंबल अगर देखें तो इस तरह का इसका सिंबल होता है, यानी कि लास्ट में कोई भी शब्द लिख करके लास्ट में जीरो लगा देते हैं, ठीक है। कैसे? तो लाघव चिन्ह का आपको ये निशान दिखाई दे रहा है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो किसी बड़े व प्रसिद्ध नाम या शब्दों को पूरा न लिख करके संक्षिप्त रूप में लिखकर या उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके आगे क्या लगा देना? शून्य लगा देना। वहीं पर किसका उपयोग किया जाएगा? लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। कहने में लगे फ्रेंड्स कि लाघव चिन्ह का उपयोग कहाँ किया जाएगा? भाई कोई भी बड़ा नाम है या कोई भी प्रसिद्ध नाम है, उनके शब्दों को पूरा न लिख करके उनका संक्षिप्त रूप लिख करके उनके लास्ट में पहला शब्द लिख करके क्या लगा देना? जीरो लगा देना। कैसे? इसको उदाहरण की मदद से अगर समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बात करें, जैसे शब्द है पंडित, ठीक है। अब पंडित न लिख करके हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा हो लास्ट में जीरो लगा दिया, तो ये जीरो नहीं है, ये है फ्रेंड्स लाघव चिन्ह का, यानी ये जो चिन्ह है वो किसका है? लाघव चिन्ह का है, ठीक है। लिखते हैं ना ऐसे पंडित के आगे जैसे पै लगा दिया, ठीक है, लिखते हैं। उसी प्रकार जैसे सीनियर है, सीनियर के आगे सी लगा दिया, ऐसे हम जैसे सीनियर नाम है, ठीक है। अब सीनियर में हम क्या करते हैं? सी लिख के ऐसे कर देते हैं। सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पूरा न लिख करके हम लास्ट में जीरो लगा देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये जो चिन्ह है जीरो का, ठीक है, ये है लाघव चिन्ह, यानी कोई भी नाम है उस नाम को पूरा न लिख करके संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी कि नाम लिख दिया उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? जीरो लगा देते हैं हम, ठीक है। यानी किसी भी बड़े और प्रसिद्ध नाम अथवा शब्दों को पूरा न लिख करके उनका संक्षिप्त रूप लिखना या उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके लास्ट में जीरो लगा देना, जिसको बोलते हैं हम कौन सा चिन्ह? लाघव चिन्ह बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रोफेसर है, ठीक है। अब उस प्रोफेसर का नाम पूरा न लिख करके क्या लिख दिया? प्रो लिख दिया और लास्ट में लाघव चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से कोष्टक, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह ये समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। कोष्टक का चिन्ह इस प्रकार का होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे ब्रैकेट। वाक्य में बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह दो शब्दों को परस्पर आपस में संबंध स्पष्ट करने के लिए या फिर उन दोनों को आपस में जोड़कर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है किसी बड़े या प्रसिद्ध नाम को पूरा न लिख करके संक्षिप्त रूप में लिखना और पहला अक्षर लिख करके लास्ट में शून्य लगा देना, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे पंडित के पै लगा करके शून्य लगा दिया, डॉक्टर के ये लगा दिया, डो लिख करके जीरो लगा दिया, प्रोफेसर के प्रो लिख करके जीरो लगा दिया। तो ये जो जीरो है वही किसका निशान है? लाघव चिन्ह का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अब इसे लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगला जो चिन्ह है उसका नाम है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। चिन्ह आप ऐसा दिखाई दे सकते हो, इसको दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो चिन्ह है वो किसका है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह का। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इन्वर्टेड कोमा के नाम से जाना जाता है, यानी अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं और हिंदी में बोला जाता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। और इस तरह का जो दिखाई दे रहा है आपको ये होता है इसका चिन्ह। अब बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अवतरण या उद्धरण जो चिन्ह होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ये होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस तरह से अवतरण या उद्धरण जो चिन्ह है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहले हम बात करेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह की। तो आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा है इस तरह का जो चिन्ह होता है, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह में सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह में डबल इन्वर्टेड कोमा आता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो
नो की आकृति से जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिंगल नो जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया इकहरा और ये हो गया दोहरा अवतरण चिन्ह। अब बात करेंगे इकहरा उद्धरण जो चिन्ह है या अवतरण जो चिन्ह है इकहरा, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए किसी के उपनाम, रचना या फिर कह सकते हो पुस्तक, यानी कि किसी के उपनाम, रचना या फिर पुस्तक, शीर्षक आदि के लिए जो उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें, प्रियतम कविता के रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो किसी के उपनाम हो, रचना हो या किसी पुस्तक का शीर्षक हो, ठीक है, उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। जैसे श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वो कविता कौन सी है, प्रियतम। तो ये प्रियतम जो है वो कविता का शीर्षक हो गया, इसलिए यहाँ पे जो उपयोग किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा, वो भी सिंगल, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण निकला। तो ये दोनों पत्रिकाएं हैं, हंस और जागरण। तो 1930 में कौन सा निकला, हंस के नाम से शीर्षक, हंस शीर्षक नाम से निकली, और 1932 में जागरण शीर्षक नाम से निकली। तो कहने में मतलब यह है कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग वहीं किया जाएगा जहां पर किसी का उपनाम हो, रचना हो या फिर पुस्तक का क्या हो, शीर्षक हो। तो जैसे यहाँ पर कविता का शीर्षक क्या है, प्रियतम है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग किया गया। यहाँ पे जो पत्रिका निकली थी हंस और जागरण, इसके लिए भी किस किस नाम से निकली थी, हंस के नाम से और जागरण के नाम से, इन दोनों शीर्षक के नाम से निकली। तो यहाँ पे जो उपयोग किया जा रहा है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, दूसरा आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि इसमें जो चिन्ह आएगा वो इस तरह का आएगा, यानी इसमें डबल आएंगे, ठीक है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा, जिसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो किसी के कहे वचनों को जो का त्यों लिखना, यानी किसी के द्वारा कहे हुए जो भी वचन है उन वचनों को जो का त्यों उतार लेना ही दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें, लाला लाजपत राय ने कहा, अब देख लें उसने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय के द्वारा जो वचन कहा गया उसको जो का त्यों हमने क्या कर लिया, उतार लिया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डबल इन्वर्टेड कोमा आएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह, अंग्रेजी में बोला जाता है इन्वर्टेड कोमा। दो प्रकार का होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है और दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें डबल इन्वर्टेड कोमा आता है, ठीक है। इकहरा उद्धरण चिन्ह में किसी की पुस्तक, रचना या पुस्तक का जो शीर्षक है उसके आगे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह में कहे कि किसी के कहे हुए जो भी वचन है उसको ज्यों को त्यों उतार लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह को अंग्रेजी में बोला जाता है अंडरलाइन, और इस तरह का इसका चिन्ह आता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब रेखांकित चिन्ह यानी कि अंडरलाइन का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग जब वाक्य में महत्वपूर्ण पद हो, शब्द हो, वाक्य हो, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहने में भी है कि कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में कोई महत्वपूर्ण पद है, शब्द है या जो वाक्य है उसको क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, मतलब अंडरलाइन कर देते हैं, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब यहाँ पे प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ जो कृति कौन सी है, तो वो है गोदान उपन्यास। तो यहाँ पे गोदान उपन्यास के हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये है रेखांकित चिन्ह, यानी कि रेखांकित चिन्ह का मतलब तो कोई भी बात होती है या कोई भी शब्द है या कोई भी वाक्य है उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं पर इसका उपयोग किया जाता है किसका, रेखांकित चिन्ह का। तो जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति जो उपन्यास है वो कौन सा है, गोदान, इसलिए हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो ये था आपका रेखांकित चिन्ह जिसको अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है लोप चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह का आप इस तरह से चिन्ह देख सकते हो जो कोष्टक में आपको दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जब वाक्य या अनुच्छेद का कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तब इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कोई भी वाक्य है या कोई भी अनुच्छेद है और अगर बड़ी लाइन में है उसको कुछ अंश छोड़ करके हमें लिखना है, ठीक है, उस समय इसका प्रयोग किया जाएगा किसका, लोप चिन्ह का। जैसे हम इसे उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा,
परीक्षा की घड़ी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ शब्द छोड़ दिया और लास्ट में लिख दिया हम करेंगे या फिर मरेंगे। तो यहाँ पे जो चिन्ह काम में लिया जा रहा है बीच में, वो किसका लिया जा रहा है, तो वो लिया जा रहा है लोभ चिन्ह का, ठीक है। तो लोभ चिन्ह का उपयोग जहां वाक्य या अनुच्छेद का कुछ अंश छोड़कर लिखना हो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई, लोभ चिन्ह लगा दिया, ठीक है, यानी कुछ अंश हमने यहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद में लिख दिया हम करेंगे या फिर मरेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लोभ चिन्ह। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है त्रुटि परक या फिर हंसपद चिन्ह, और इस तरह का इसका चिन्ह होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी उल्टा वी की तरह। वी तो लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है, और ये जो चिन्ह है वो लिखते हैं ऐसे उल्टा, ठीक है। तो उल्टा वी तरह का इसका चिन्ह होता है किसका, त्रुटि परक या फिर हंसपद चिन्ह का। चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य में जब कोई शब्द आदि छूट जाता है, कोई भी हम लाइन लिख रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं और उसमें बीच में कुछ शब्द छूट गया, उस दशा में किसका प्रयोग किया जाएगा, त्रुटि परक या फिर हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे सूरदास सूर सागर की रचना की। अब यहाँ पे एक शब्द छूट गया ने, क्योंकि सेंटेंस तभी बनेगा, ऐसा बनेगा सूरदास ने सूर सागर की रचना की, तब तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे सूरदास सूर सागर की रचना की, यानी यहाँ पे एक शब्द छूट गया, वो कौन सा छूटा, ने शब्द छूट गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो चिन्ह है ये चिन्ह लगा दिया, किसका है, त्रुटि परक या हंसपद चिन्ह का। तो ये चिन्ह लगा करके ऊपर हमने क्या लिख दिया, ने, मतलब अब सेंटेंस हो जाएगा कि सूरदास ने सूर सागर की क्या की, रचना की। तो ये था फ्रेंड्स आपका त्रुटि परक या फिर हंसपद चिन्ह। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी जानकारी है इससे आप समझ गए होंगे। ये फ्रेंड्स पार्ट सेकंड था। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डाल चुका हूं, अगर नहीं देखा ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास दबा के इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।